जी। मैं आता हूँ जिगर दोषी साहब आपके पास, आप सुन पा रहे हैं? जी, ओके। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जो भी सत्ताधीश है, बेचैनियाँ बढ़ रही हैं उनकी। सत्ता जाने का सबको दुःख होता है। कोशिश तो रहती है कि किसी भी कीमत पर सत्ता को रिटेन किया जाए। और कभी-कभी ऐसा होता है कि उस रिटेंशन के अंदर वो निरंकुशता की सीमाएँ भी पार कर जाते हैं। और जैसे-जैसे बेचैनी और बढ़ती है, वो और निरंकुश होते चले जाते हैं और ज़्यादा प्रहार करते हैं। कभी ईडी का, सीबीआई का, आईटी का। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, वो वही हो रहा है कि अ, पिछले दिनों जो अजीत पवार के जो स्टेटमेंट आए हैं 2-3 कि ईवीएम अच्छा है, मोदी जी की डिग्री के बारे में क्या पूछना है, क्योंकि वो चार्जशीट इश्यू हो रही थी, प्राइमरी चार्जशीट पहली एक कोऑपरेटिव बैंक की। तो अभी उनको और उनकी वाइफ सुनेत्रा को तो अलग कर दिया कि हाँ, ये अक्यूज नहीं है, लेकिन अंदर से मैसेज चला गया है कि अगली चार्जशीट एक और आ रही है, तो उसमें तुम्हारा नाम हो सकता है। तो ये अंतर्द्वंद भी चल रहे हैं, यानी कि ये लोगों को पहले धमकाना, फिर ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा या स्टेट्स के द्वारा एनएसए लगाना, कहीं न कहीं जो है, जो निरंकुशता है शासन की, हर जगह बढ़ती नज़र आ रही है। चाहे राज्य सरकारों की हो, जहाँ कोई सुनता नहीं है, या फिर केंद्र सरकार की हो। जिगर भाई। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से ये जो मुद्दा है वो बहुत ही व्यापक प्रमाण में पूरे भारत देश में दिख रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल से ये मैं मानता हूँ कि इसे हम बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक लेवल पर है आज की तारीख में। और इसके लिए मैं हमेशा एक ट्वीट करता हूँ, जैसे कई बार डिबेट्स में बोल चुका हूँ, कि 5,000 पावरफुल लोग जो दुनिया के हैं, वो 800 बिलियन लोगों को, मतलब 800 करोड़ लोगों को कंट्रोल करके रखते हैं। जो 800 करोड़ लोग हैं, वो कैसे है? गट्सलेस है, बिना हिम्मत के है, रीढ़ विहीन है, स्पाइनलेस है। और यही हालत है पूरे दुनिया की, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो अब सबसे बड़ा जो हम अगर हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की कोशिश करें, तो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अपने-अपने इलाकों में, अपने-अपने क्षेत्रों में वो आज की तारीख में इस कदर अपनी पैठ जमा चुके हैं, जो पहले के ज़माने में नहीं ज़्यादा देखा करते थे। मेरे ख्याल से दिनेश कंवर साहब ने एक बात का उल्लेख बहुत ही बढ़िया किया, और वो बात मैं हमेशा मानता हूँ, डिबेट्स में भी कहता हूँ, कि इस बात को अगर हम इंदिरा गांधी जी के शासन के समय में देखें, तो जब धीरे-धीरे कोई भी नेता को ये लगने लगता है कि मैं केवल सिर्फ मैं ही एक नेता हूँ या नेत्री हूँ कि जो पूरे भारतवर्ष को चला सकते हैं या कोई भी प्रदेश को चला सकते हैं, तब एक एकदम असंतुलित प्रकार का शासन आ जाता है, या फिर एक ऐसा शासन हो जाता है जिसको वो यही समझते हैं कि हम राजा हो गए। और आज की तारीख में बीजेपी के साथ भी बिल्कुल सेम हो रहा है। वो बिल्कुल एक चक्री शासन जैसा, राजाशाही हम इसे बिल्कुल कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब दिक्कत ये है कि बीजेपी इतनी परेशान इस वजह से है क्योंकि हर चीज़ की अति होती है। अब जैसे इंदिरा जी के शासन के बाद फिर वापस से जो हाल हुआ कांग्रेस का, उसके बाद राजीव जी आए उनकी हत्या के बाद, और वापस से जो कांग्रेस की हालत हुई, तो वो एक दिखाता है कि हर चीज़ की अति होती है, उसके बाद उसमें गिराव ज़रूर आता है ग्राफ में। और आज की तारीख में यही बेचैनी मुझे लगता है कि बीजेपी को या मोदी जी को ज़रूर सता रही होगी, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर-अंदर जिस तरीके से शासन उन्होंने चलाया, जिस तरीके से जो नेता खड़े करने चाहिए, उसमें ज़्यादातर नेता ऐसे खड़े किए जो शायद उनकी बात मानकर ही चलते हो, और या फिर ऐसे नेता, जैसे आपने अपने एक आध बात में उल्लेख किया, कि वो नेता ऐसे जो बाहुबली प्रकार के हैं। मैं तो ये भी मानकर चलता हूँ कि आज के नेता असलियत में नेता ही नहीं है, इसीलिए पेड पब्लिक को लाना पड़ता है रैलियों में, क्योंकि उनकी लोकप्रियता नहीं है। वो बाहुबल के ऊपर कहीं से चुनाव जीत के आते हैं और लोग उनसे डरते हैं। आज की तारीख में इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, और मेरे ख्याल से इस वजह से सामान्य जनता उसमें पड़ना ही नहीं चाहती। अब आप देखिए, अगर गरीब वर्ग है तो वो ये मानकर खुश है कि हमें 5 किलो राशन मिल रहा है मुफ्त में, और बाकी थोड़ा बहुत काम करके पैसा मिल जाता है, जीवन निर्वाह चल जाता है, सुबह से रात हो जाती है और रात को सो जाते हैं पौवा मार के। ये देसी लैंग्वेज है, पर ये लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, जिंदगी निकल जाती है। मध्यम वर्ग जो है वो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने में, अच्छी स्कूल में पढ़ाने के चक्कर में, और कहाँ टैक्स बचेगा, बस यही एक बात बजट के दिन सुनने के लिए तरसते होते हैं, और ये करते-करते उनकी भी लाइफ निकल जाती है। इसलिए वो भी हिम्मत नहीं कर पाते कि पॉलिटिक्स में कूदे, या फिर ऐसे नेताओं के सामने चैलेंज करे कि जहां पर वो नेता का एक अथू शासन वो अटका सके या कोई समाज में सुधार ला सके। और जो रिच क्लास है वो अपने गवर्नमेंट के साथ जो भी कनेक्शन है, जहां से उनके बिजनेसेस आते हैं, वो अपनी फाइल खुलवाना नहीं चाहते, सीधी सी बात है। और वो फाइल इसीलिए नहीं खुलवाना चाहते क्योंकि उनके बहुत बड़े बिजनेस अलग-अलग जगहों पे फैले होते हैं, इसलिए वो हर एक पार्टी के साथ संबंध बनाकर रखते हैं। आप एक उदाहरण देख लीजिए, 2004 में जब इलेक्शन खत्म हुआ, तो अंबानी परिवार सबसे पहले सोनिया गांधी जी को मिलने गया था।
अब शायद उनका कोई इंटरनल सर्वे होगा या उन्हें आइडिया आ गया होगा कि इस बार यूपीए या कांग्रेस की सरकार आएगी, भले चाहे जोड़ तोड़ वाली या कोएलिशन गवर्नमेंट ही आए। पर ये सारी बात इसी तरीके के ऊपर हमें दृष्टि बिंदु करता है कि जितने लोग हैं भारतवर्ष में हो या कहीं पर भी हो, लोग अपने काम से काम रखते और कहीं कोई नेता को चैलेंज नहीं करते। इसी वजह से ये नेता इतने एक हत्थू शासन में हो जाते और अपने आप को लोकप्रिय या पॉपुलर समझने लगते। मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, मैं उसे नेताओं की गलती नहीं मानता। कई डिबेट में ये मैं बोलता हूँ, ये गलती हमारी है, जनता की है। हम डर के मारे या किसी और कारण से या लालच से चुप हो जाते और बोलते नहीं है, और ऐसे नेता हम पर थोप दिए जाते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई या जिनका कोई विजन या कुछ होता है, नहीं होता है, वो हम जानते भी नहीं, फिर भी हमें उनको सहन करना पड़ता है और वहन भी करना पड़ता है। और ये आज की तारीख में एक राजनीति का बहुत ही खराब रूप है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम इसको आज के संदर्भ में अगर देखने जाए तो बीजेपी के शासन में जितनी सरकारें हैं, 2024 के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी को एक बात का अंदेशा उनके इंटरनल सर्वे में जरूर है कि 2024 में जितना हिंदी हार्टलैंड है, वहां पर कहीं ना कहीं सीट कम आने के अंदेशा है। और इसी वजह से वो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि साउथ में वो अपनी कितनी सीट कवर कर सके, खास करके साउथ इंडियन जो स्टेट्स है जिसमें तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरला है और मेरे ख्याल से कर्नाटका है। ये अभी 5 स्टेट में वो तीन कहीं ना स्टेट में कहीं तो जिगर भाई 3 स्टेट में तो शून्य है उनका, केरल, तमिलनाडु और बिल्कुल 3 में आंध्र में शून्य शून्य है, शून्य है। बिल्कुल शून्य है। एक जगह जगन मोहन रेड्डी की जो सरकार है और उन्हीं के एमपी चुन के आते हैं। डीएमके के जो है वहां पर स्टालिन है, उनके लास्ट टाइम में 39 में से 38 लोग उनके चुनकर आए थे एज ए एमपी। पश्चिम बंगाल भी अगर हम उसको अलग करके देखें तो वहां पर भी ज्यादातर मेजोरिटी तृणमूल कांग्रेस की होती है एज ए एमपी कैंडिडेट सिलेक्शन और जो चुनाव जीत कर आते। तो ये सारी जो कवायद है वो साउथ के जो भी स्टेट्स है या बाकी जो स्टेट्स है, वो हिंदी हार्टलैंड से अलग करके वहां पे कुछ नंबर गेम की कवायद करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। और उसमें एक गलती उनसे जरूर हो रही है कि वहां पर जो लैंग्वेज बैरियर है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाकर उन्होंने जिस तरीके से पेश किया है, पिछले 2-3 सालों से जो डिस्कशन चल रही है, वो मुद्दा वहां बहुत चला है क्योंकि द्रविडियन संस्कृति हमेशा अपनी संस्कृति और परंपरा को ज्यादा प्यार करते हैं। वो इंग्लिश, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज को स्वीकार कर लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत खुले दिल के और खुले मन के लोग हैं और स्वाभाविक और सरल भी लोग होते हैं। पर फिर भी उनको अपनी लैंग्वेज से बहुत अति प्रेम है, वो बात की कोई दो राय नहीं है। अब ये सारी बातों का परिप्रेक्ष्य देखिए तो बीजेपी इसी वजह से परेशान है, क्योंकि पूरे इंटरनल सर्वे में मैं मानकर चल रहा हूँ, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ और जो बातचीत होती है, कि इस बार उनको 250 से 300 सीट के बीच में खींचने में भी शायद दिक्कत हो रही है, जबकि वो सपना देख रहे हैं कि राजीव गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ के 400 के ऊपर सीट ले आए, और या फिर अगर वो नहीं होता तो एटलीस्ट नेहरू जी का जो 15 साल का कार्यकाल था, मोदी जी वो पूरा कर ले। तो दोनों में से एटलीस्ट एक रिकॉर्ड तो हो जाए उनके नाम। अब ये जो बेचैनी है, वो बेचैनी बीजेपी को जरूर परेशान कर रही है। दूसरा एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ या समझने की कोशिश करता हूँ, कि अब आज की तारीख में मोदी जी का शासन आए हुए गुजरात और भारत में तकरीबन 20 साल आसपास हो गए। अब ऐसे लोग बचे ही नहीं उनकी सिस्टम में जो उनको सलाह दे। तो तकरीबन जो 8-10 लोग मिलके जो सलाह देते, एडवाइस देते, उन्हीं के ऊपर वो चल रहे, इसलिए कोई नए आइडियाज उनको नहीं मिल रहे। और नए आइडियाज नहीं मिल रहे इसलिए बिल्कुल एक तरफा चीज चल रही है। अगर हर जगह मोदी जी को बहुत बड़ा दिखाना या बहुत बड़ा करना, एक ये चीज चल रही है, और जो उनके रूटीन प्रोग्राम संगठन के होते हैं हर जगह पूरे देश में, गुजरात में, कहीं पर भी, वो उसी पैटर्न पे चलते, कुछ नयापन नहीं है। इसलिए नयापन ना होने की वजह से जब प्रोग्राम सही नहीं होते, तब लोगों के साथ कनेक्ट करने में भी दिक्कत आती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से बीजेपी इंटरनली डेफिनेटली परेशान है। और वो परेशानी का सबब यही है कि नीचे के जो नेता है, अब उन्होंने भी ऊपर के नेताओं को अपने हाल पर छोड़ दिया है कि हमको तो सिर्फ आज्ञा पालन करना है, तो आप जो बोलेंगे वो कर लेंगे, बाकी हम आपको पब्लिक से कनेक्ट कराने में हम मदद नहीं करेंगे। इस वजह से नीचे के जो नेता है, वो नीचे इतना काम भी नहीं करते। वो बोलते हैं कि आप ऊपर से जो बोलोगे हम कर लेंगे, बाकी हमें यहाँ नीचे काम नहीं करना। इस वजह से उसका इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी होता है। और एक बात ऐसी भी लोगों में जाती है कि पूरा जो वहीवट है या पूरा जो तंत्र है, वो सिर्फ अधिकारी संभाल रहे हैं, नेताओं का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे नेता किस काम के? ये सारी जो जद्दोजहद है वो बीजेपी को परेशान कर रही है, और इसी परेशानी की वजह से आज की तारीख में नंबर गेम की वजह से वो परेशान है, वो दिख रहा है। अमित शाह जी आज पश्चिम बंगाल की रैली में ये भी बोलते नजर आए कि 2024 में आप हमको 35 सीटें दे दो, 2025 हम आने नहीं देंगे। तो ही इज ऑल्सो फोकसिंग कंप्लीटली ऑन नंबर्स। अब ये नंबर गेम का गेम 2024 तक कितना और खराब होगा, किस लेवल की पॉलिटिक्स हमको देखने को मिलेगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु उठाए आपने। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी भी जुड़ गए। आपका भी स्वागत है सर।